नया बजट, नई तजावीज़। क्या हम वाकई तरक्की की तरफ गामजन हैं? कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान हमारी पहचान पाकिस्तान में अपने नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। हमारा मौजू है नया बजट और अवामी मसाइल। इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ माहिर कानून, टैक्स एडवाइज़र, चेयरमैन कमर्शियल लॉ कमेटी IJPA 2026-27 जनाब यासिर अकरम कुरैशी साहब हमारी नशिस्त का हिस्सा हैं। हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं सर आप? कैसे हैं सर? हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। सर बेसिकली का तो सर मैं लीगल प्रैक्टिशनर हूँ। सर ताल्लुक कहाँ से रखते हैं? सर मेरा ताल्लुक सर बेसिकली तो ब्रॉटअप जो है मेरा फैसलाबाद में है जी। और जो मेरी क्या कहते हैं सारी जो लीगल प्रैक्टिसेस जो मैंने सर लीगल प्रैक्टिस के बाद में आएंगे। अपनी तालीमी सफ़र के बारे में कुछ आगाही फराहम फरमाएं। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जो अपनी इंटर और मैट्रिक और BA वो मैंने फैसलाबाद से किया है। मैं गवर्नमेंट स्कूल से क्वालिफाइड हूँ और उसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन है वो कॉमर्स बिजनेस के अंदर है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फैसलाबाद से सन की 2009 सर जी। मैं काफ़ी पुराना हूँ। जी जी। उसके बाद मैंने MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए लाहौर आया। यहाँ मैंने हेले कॉलेज ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी को। उसके साथ मैंने अपने कैरियर को अकाउंटेंसी में चलाने की कोशिश की, जिसमें मैंने PIFA स्टार्ट किया। तो उसके साथ मैंने लॉ पढ़ना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली इंडस्ट्री से मूव करके मैं अपने लॉ को कंप्लीट प्रोफेशन मैंने ज्वाइन कर लिया। माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम में बड़ा फ़र्क पाया जा रहा है। हमने भी तालीम हासिल की है, गवर्नमेंट स्कूलों से हमने भी की है और ज़मीनों पर बैठ के भी तालीम हासिल की है, डेस्क से भी देखी है, पीला यूनिफॉर्म भी देखा है। फ़र्क कहाँ पाया जा रहा है माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम में? सर निज़ाम तालीम में फ़र्क तो हम इस सेंस में देखें, जनरेशन गैप तो हर जगह पे आता है। जो हमसे पहले थे उनका वे ऑफ लर्निंग और तरह का था, हम थे हमारा वे ऑफ लर्निंग और है। अब जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी एक्स जनरेशन जिसे जनरेशन X कहते हैं, हम जेनजी जो जिनको हम कहते हैं, तो वो जो जनरेशन है उसमें डिजिटलाइजेशन आ चुकी है, मोबाइल फोन आ चुके हैं, मल्टीमीडिया आ चुका है। ये AI तो अभी आई है ना, तो जो एकेडमिया के अंदर तो अभी AI इस्तेमाल नहीं होना शुरू, बट जो बच्चे हैं, बच्चों का वे ऑफ लर्निंग है, उसमें जो विजुलाइज करके लर्न करना, ये एक नया मेथड अडॉप्ट हुआ है। प्राइवेट तालीम, दो तालीमी निज़ाम, दो सिलेबस, रट्टा सिस्टम, नई नस्ल का क्या मुस्तकबिल है? ये बेसिकली बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग एकेडमिक इंस्टीट्यूट, जो हम एक्सपर्ट मैं इसे कह सकता हूँ कि आज का जो बच्चा क्वालिफाइड हो रहा है वो उस तरह क्वालिफिकेशन जो नहीं हो रहा, वो रट्टा सिस्टम की तरफ आ रहा है। शॉर्ट आंसर्स को लेकर वो 90%, 97% नंबर ले रहा है, बट उसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एजुकेशन है, या हम उसको ये कह सकते हैं कि उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ द लर्निंग वो बहुत वीक है। ही इज अनएबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज वेल, इवन के वो अपनी जो एक्सपीरियंसेस जो उसने बुक से पढ़े हैं, क्लासरूम से पढ़े हैं, उनको वो आगे प्रोड्यूस नहीं कर पाता। और इसका सबसे बड़ा जो मैं कसूरवार ठहराता हूँ वो हमारे एजुकेशनिस्ट को ठहराता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी बेसिकली हमारी एजुकेशन जो एक इंडस्ट्री बन चुकी है। अब उनका मकसद ये नहीं है कि बच्चों को इल्म दिया जाए, दे आर फंड कलेक्शन कंपनीज बन चुकी हैं। जितना भी प्राइवेट, ये 2009 में बेसिकली प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट किया गया था, जिसमें LGS आया था, बीकन हाउस आया था, पाक तुर्क आया था, फिर उसके साथ पंजाब कॉलेज जो आया थे, इसके साथ फिर यूनिवर्सिटीज आ गई साथ साथ, इसमें UMT आ गई, यूनिवर्सिटी सेंट्रल पंजाब आ गया, मिनहाज वाले आ गए, हमारे इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ अखाड़ा आ गई। इस तरह जो हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो जब आई हैं तो उन्होंने बच्चे को ये नहीं सिखाया कि उसने सीखना क्या है। बच्चे को बताया गया कि तूने ये पढ़ना है और इसी को पढ़ के तुम्हें हमने पास कर देना है। तो वो जो सिलेबस है वो हमारा अपग्रेडेड नहीं है। सबसे अहम चीजें बजट पर
होती हैं, जहां तालीम, सेहत और अवामी मांगों को मुतासिर किया जाता है। क्यों? सर बजट बेसिकली जो होता है, बजट फॉर द स्टेट होता है, और स्टेट का ये फंडामेंटल राइट है। जी। जिस तरह आपका एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट है कि उसको हेल्थ दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए, इसी तरह स्टेट का एक फंडामेंटल राइट है कि वो टैक्स कलेक्शन करे, उसको रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब होता यह है कि जब भी स्टेट अपना बजट अनाउंस करती है तो किसी तबके को बेनिफिट मिलता है और किसी तबके को बेनिफिट नहीं मिलता। वफाकी बजट 2026-27 में भी दिफाई बजट को आगे रखा गया। तालीम और सेहत 3 से 5% हिस्सा रखा गया। क्यों? जैसा कि सर आपने एजुकेशन में क्वेश्चन किया था, तो ये उसी के साथ इंटरलिंक होता है। आज से नहीं, जब से मैंने प्रैक्टिस का आगाज किया है 2012 से, तो तब से ही जो एजुकेशन का बजट है वो डिक्रीज होता आ रहा है। इवन के इस साल अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसने स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दिया है। बिल्कुल। क्या एजुकेशन भी प्राइवेट हो सकती है? क्या इल्म भी किसी की मिरास की पेड स्लिप हो सकती है? अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं। जिन्होंने पढ़ना है वो खुद ही पढ़े, जिन्होंने हेल्थ रखनी खुद ही करे। डिफेंस हमारी प्रायोरिटी इस सेंस में है कि हमने हमारी जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, हमारे एक तरफ इंडिया है, एक तरफ हमारे पास ईरान है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, तो एक तरफ हमारा बहुत बड़ा समंदर है। तो इन चीजों को, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को देखते हुए हमें डिफेंस तो सेव करना पड़ता है। वी आर एटॉमिक स्टेट। बट ये है कि हर साल हम बजट को इंक्रीज करते हैं, डिफेंस को, एजुकेशन को इंक्रीज नहीं करते। तो ये हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये डेफिनेटली उन्हीं का काम है। उसमें हम क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं, विसल ब्लोइंग तो कर सकते हैं, और ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि अब वो क्यों नहीं करे। उनकी वो ये तालीम से कौमें और खानदान तरक्की करते हैं। आप क्या समझते हैं कि तालीम में इस्लाहात लाने की जरूरत है, और तालीम, निज़ाम तालीम को कैसे फाल बनाया जाए? सर देखिए, तालीम एक ऐसा टॉपिक है, एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस कोई भी डेवलप स्टेट वो विदाउट एजुकेशन नहीं है। वो कभी भी अपने वेपन के, बंदूक के जोर पे बड़ी स्टेट नहीं बनी, और वो बड़ी स्टेट बनी है तो इन्वेंशन से बनी है, वो अपने बंदों के रिसर्च से बनी है। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगाई है, उन्होंने चीजों को ईज किया है। हम चाइना की बहुत बड़ी एग्जांपल देते हैं, तो चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया पूरी दुनिया का। तो वो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ऐसी ऐसी मशीनरी इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ जाती है। इसी तरीके से हम रशिया की एग्जांपल देते हैं। हम फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर काम करने का बताते हैं कि हमारे पास एक भी रॉ मटेरियल पाकिस्तान में नहीं बन रहा। हम दवाइयां अपनी जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है वो नहीं बना सकते। हम अपनी जो एक्चुअल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, हमारी सारी इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। तो हमारे मुल्क में सवाए क्लर्क के हमारी यूनिवर्सिटीज क्लर्क पैदा करती हैं। हमारा एजुकेशनिस्ट जो है वो, उसकी प्रोडक्ट इतनी वीक है कि वो कहते हैं कि जी मुल्क का कुछ नहीं बनता। तो मैंने उनको कहा, जनाब दिस इज योर फॉल्ट, यू आर द एजुकेशनिस्ट, यू आर टीचर। आपकी जो प्रोडक्ट है मार्केट में आ रही है तो वो वही प्रोडक्ट है कि जो आप बनाएंगे। तो ये इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना, वो क्या कहते हैं, जो मर्जी आपकी जब वापस आते हैं शोबा वकालत और टैक्स की तरफ रुझान कैसे हुआ आपका? जैसा कि सर मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, जो आपका पहला क्वेश्चन था कि आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, कैसे किया। मैंने आपको सर ये असिस्ट किया कि मेरी जो ओवरऑल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक, FA, BA, मास्टर्स, इवन के लॉ भी, कमर्शियल लॉ ही है। मेरा LLM इन कमर्शियल लॉ फ्रॉम UMT, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। तो मैंने शुरू से ही बिजनेस एजुकेशन ली, कॉमर्स को पढ़ा, मैंने टैक्सेशन को पढ़ा, अकाउंटेंसी को पढ़ा। तो जैसे मैंने लॉ किया तो मेरी ज्यादा ग्रिप ही इसी फील्ड में थी, तो मुझे कोई और फील्ड आती नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर ऐसा नवाजा कि रब्बुल इज्जत ने। अगर माजी की बात की जाए तो आपने किस शख्सियत से प्रैक्टिस का आगाज शुरू किया? सर जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, चौधरी शफीक साहब,
वो रफ़ीक चौधरी, उनको रफ़ीक साहब बड़े मशहूर हैं हमारे इस लाहौर के अंदर, उनके छोटे भाई थे, वो एक इंडस्ट्री के अंदर एज CFO थे, तो मैं उनका क्लर्क था। जी। तो मैं थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने वाला बच्चा था, मेहनत करने वाला बच्चा था। उन्होंने फिर मुझे सिखाया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बताया अल्लाह ताला उनको और नवाजे, रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत में घर अता फरमाए। बहुत सख्त थे, यानी कि इतने सख्त थे कि उनके पास ये मीडिया पे चलना कि असिस्टेंट टिकता नहीं था। जी। तो मेरी शुरू से मैंने अबाउ अजदाद की, मेरे जो बड़े हैं उनकी यही है कि अपने टीचर्स के आगे सर नहीं उठाना। राइट। तो मैंने सर नीचे था और मैं रिसर्च करता था, पढ़ता था। ये ऑनर की बात है आपके लिए कि आपने अपने सीनियर से प्रैक्टिस हासिल की और आला मुकाम तक जा पहुंचे हैं। नए आने वाले वकला अपने सीनियर की प्रैक्टिस से नाला नजर आते हैं, आर्गुमेंट्स के मौके पर उनसे बात नहीं की जाती, शॉर्टकट चाहते हैं। कसूरवार कौन, सीनियर वकला या जूनियर? सर इसमें मैं दोनों को कसूरवार ठहराऊंगा। देखिए जी, हर बंदे का मेथड ऑफ लर्निंग और तरह का होता है। जी। वो बच्चे जो भी यंगस्टर आते हैं वो कहते हैं आज ही हम रोस्टर पे खड़े हो जाएं, जी। वो जज को डिफेंड करें, वो भी गलत है। और वो सीनियर जो कहते हैं कि इस बच्चे को रोस्टर पे खड़ा होना ही नहीं चाहिए, वो भी गलत है। जो प्रैक्टिस है जो हमारी, ये बेसिकली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बनती है। आप लॉ ग्रेजुएट होकर एक बड़ा चैम्बर जब ज्वाइन करते हैं तो अपने सीनियर के साथ जब अटैच होते हैं तो सीनियर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, ये पहला आपका प्रिंसिपल होना चाहिए। उसके बाद आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना एटलीस्ट 6 महीने कि आपको वो काम नहीं दे रहा, आप बेसिकली सीख रहे होते, आपको पता नहीं लग रहा था। तो बहुत से अच्छे सीनियर्स हैं जो माशाल्लाह बच्चों को बहुत प्रमोट करते हैं, और मैं बहुत से दोस्तों को जानता हूं जो एटलीस्ट बच्चों को ये कर्ज देते हैं कि आप जाओ जाके ये चीज को डिफेंड करो। डिपार्टमेंट में हमारी होमवर्क होता है, हमारा ब्यूरोक्रेसी के साथ काम होता है, हमारा जुडिशरी के साथ, सॉरी सर, हमारा जुडिशरी के साथ काम होता है। तो ये सारी चीजें वो मैनेज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2026-27 चेयरमैन कमर्शियल लॉ आप कमेटी के चेयरमैन हैं, क्या इससे कवर भी आपने बार की सियासत में हिस्सा लिया? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2020 में भी कमर्शियल कोर्ट कमेटी कोऑर्डिनेशन का चेयरमैन था। 2023 में मैं कमर्शियल लॉ रिसर्च कमेटी का चेयरमैन था। 2024 में फिर कमर्शियल लॉ का चेयरमैन था। 2025 में मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर था अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन का। 2026 में मैं फिर कमर्शियल कोर्ट कमेटी का चेयरमैन हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो लॉ मिनिस्ट्री की जो कमेटी है जो कमर्शियल कोर्ट्स के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बनाई है उसमें अपनी जगह बना सकूं। रिकमेंडेशंस गई हुई हैं। खिदमत क्या है सर इस वजह की? सर ये बेसिकली जो कमर्शियल कोर्ट्स बिजनेसमैन का एक खास मकसद होता है कि मेरा एक डिस्प्यूट बन गया तो मुझे अदालतों में ज्यादा लंबा चक्कर ना काटने पड़े। मैं एक एप्लीकेशन दूं अपने रिड्रेस को तो कोर्ट मुझे विद इन अ टाइम स्पेशल ट्रीट करके मुझे मेरे केस को कंक्लूड करे, ना कि वो डेटे चलती रहे और 20 साल डेटे चलती रहे, बाद में पता चले कि मेरा तो कुछ बना ही नहीं है। तो कमर्शियल कोर्ट का पहला मकसद ये है कि इन्वेस्टर को ये एतमाद देना कि आप यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में बिजनेस करें, आपको इदारों के साथ साथ कोर्ट्स भी प्रोटेक्ट करेंगी। पहला इसका मकसद ये है। दूसरा ये है कि आपकी जो डिसीजन है वो विद इन 90 डेज कंक्लूड होगा। 90 डेज से ऊपर आपका केस जा ही नहीं सकता। जज ने उसको विद इन 90 डेज एक फर्स्ट उसमें लॉ के अंदर जो क्या कहते हैं फर्स्ट PLA है वो 7 डेज की है। तो वो वैसे तो 7 डेज में ही जज को इन्फोर्स किया, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग भी प्रॉक्सी लगाई हुई है, ट्रेनिंग भी की, तो वो 7 डेज भी पहली PLA पे ही उसको असेस करने की उसको राइट दिया गया। आपने फरमाया कि 90 डेज में केस कंसिडर करने के अहकामात हैं, नजर नहीं आते। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस यहिया अफरीदी साहब की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 90 दिन में सिविल और फैमिली मुकदमात को निपटाया जाए। उसमें भी अमल दरामद नजर नहीं आता। तो आप फरमा रहे कि 90 दिन में हमारे केसेस सर देखें, दिस इज अ स्पेशल लॉ। वो जो फैमिली और सिविल केसेस हैं वो हमारा CPC सिविल प्रोसीजर कोड के तहत चलती है। उसके अंदर बात इसलिए आ जाती है कि हमारा जो CPC की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत लंबी हैं। हम 1800 साल पुराना जो है ना CPC इस्तेमाल कर रहे हैं।
सीआरपीसी में 1800 सन 1800 का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1832 का। उसमें अमेंडमेंट्स जरूरी है। ये नया लॉ है, इसके अंदर वो फॉर्मेलिटीज नहीं है। इसमें आपकी दावा है, दावे के साथ जवाबी दावा और साथ पीएलए। कई बार में आपने काफी अर्सा गुजारा और गुजार रहे हैं, क्या इक़दाम उठाए आपने अपने वकला वेलफेयर के हवाले से? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो टैक्स बार की लीडरशिप है, हम भी उन्हीं की प्रोडक्ट हैं। अगर यासिर अगर आपके सामने बैठा हुआ है तो लीडरशिप की वजह से बैठा हुआ है। तो फिर बात की वजह से भी उठा है? नहीं डेफिनेटली सर, लेकिन सर हमें भी तो हमारी लीडरशिप ने असिस्ट किया ना। तो आज भी हमारी बार के अंदर बजट के ऊपर सेमिनार था, जी। तो हमारी लीडरशिप का एक ही एजेंडा है, वो एजेंडा है कि आपने यंगस्टर्स जो लॉयर्स हैं, जैसे मैं एक यंग बार के अंदर आया था, आने वाले जो यंगस्टर्स हैं उनको फुल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, उनको एकेडमिकली प्रमोट किया जाए, उनको इल्म दिया जाए, उनको बार के अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो हमारा पूरा बेंच बैठता है जो उनको असिस्ट करता है। उनको कोई ऑफिसर बात नहीं सुनता तो हम खड़े हैं, मैं ओपनली कहता हूँ किसी का कोई मसला मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मुझे आप हाईकोर्ट लेके जाएं, ट्रिब्यूनल लेके जाएं, कमिश्नर के पास लेके जाएं, तो मैं भी ऐसे ही सीखा, मुझे मेरे बड़ों ने ऐसे ही, मेरे लीडरशिप ने मुझे असिस्ट किया। मुझे कोई मसला आता था मैं लीडरशिप में जाता था, लीडरशिप मुझे उस तरह ही एड्रेस करती थी जिस तरह आज अपने यंगस्टर्स को कर रही है। तो हमारा ये एजेंडा है और उसी एजेंडे से मैंने भी ऐसे सर्व करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सर्व कर रहे हैं। क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है? नहीं सर, अभी फिलहाल तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का किसको लाइक करते हैं? लाइक सर अगर देखा जाए लाइक को, वो तो सर ये है, दिल की बात कीजिए। नहीं सर दिल की बात कर रहा हूँ, मुझे यूनिफॉर्म शुरू से पसंद है और मैं पॉलिटिकल पार्टी को इस सेंस में लाइक नाम नहीं लेता तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज कनेक्टेड होती हैं, उन्होंने एक एजेंडा स्पेसिफिक चलाना होता है। और बचपन से एक था क्या कहते हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जैसे कि अभी आपने फरमाया आपको यूनिफॉर्म पसंद है, तो यूनिफॉर्म में भी दो पॉलिटिकल पार्टियां सामने हैं, किसको लाइक करते हैं? नॉन लीगल पार्टी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, प्रोफेशनल ग्रुप एंड इंडिपेंडेंट ग्रुप। सर मेरा इंडिपेंडेंट ग्रुप के साथ ताल्लुक है जी, मेरे जो बेसिकली एफिलिएशंस हैं वो इंडिपेंडेंट ग्रुप के साथ है। प्रोफेशनल ग्रुप अपनी जगह में ठीक है, मेरी ग्रूमिंग उनके साथ है। आपकी आला खिदमत के एवज कभी हुकूमत वक्त में आपको कोई पेशकश दी? सर ये तो बेसिकली अभी उस दौर में लगे हुए, हमें पेशकश नहीं चाहिए होती। खासतौर पर मेरा तो ये एजेंडा नहीं होता कि मुझे कोई हुकूमत पेशकश करे। हम अपना काम अदा करते हैं, अपना फर्ज अदा करते हैं और जो हो सके हम परफॉर्म करते हैं और अपने मुल्क की खिदमत के लिए खड़े होते हैं। मुल्क को जब जरूरत होगी हम खड़े होंगे इंशाल्लाह। आप इस फर्म से ताल्लुक रखते हैं, फर्म का क्या नाम है, कब वजूद में आया, इसका ढांचा क्या है? सर मेरी फर्म का नाम है HY लॉ एसोसिएट्स। राइट। ये बेसिकली HY स्टैंड फॉर हुज़ैफा यासिर लॉ एसोसिएट और हुज़ैफा यासिर इज द नेम ऑफ माय सन अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। और बेसिकली मैं प्रैक्टिस से तो बहुत पुराना हूँ और मेरी जो फर्म है उसमें बैरिस्टर साकिब साहब बैठे हुए थे आपके सामने, छोटा भाई है मेरा, और साकिब अरशद कुरैशी साहब है और उसामा कुरैशी साहब है, मेरे जो दोस्त है माशाल्लाह, मेरी टीम है। तो हमारा जो शुरू से जो हमारी फर्म का ढांचा है वो कमर्शियल लॉ और बिजनेस केसेस के ऊपर होता है। क्लाइंट के हवाले से आपकी कंपनी की क्या खिदमत है? सर क्लाइंट के हवाले से मैं अपनी तारीफ कैसे करूं, लेकिन मुल्क के जो बड़े ग्रुप्स हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको सर्व कर भी चुका हूं और अभी भी कर रहा हूं। दो चार अगर नाम सामने सर ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है मीडिया के ऊपर, अगर किसी ग्रुप का नाम लेना तो आप वो एक सेल करने के बराबर होता है। प्रोफेशनल वकील हैं, आपकी नज़र में वकला की चंद और बड़े मसाइल क्या है? सर वकला का सबसे बड़ा मसला पॉलिटिक्स है। हमें पॉलिटिक्स में डिवाइड कर दिया गया है। वकला का काम अपनी बार की खिदमत करना है, अपने वकीलों के साथ खड़ा होना है, जुडिशरी के साथ खड़ा होना है। जुडिशरी का हम पिलर है, वी आर ऑफिसर ऑफ द स्टेट। अनफॉर्चुनेटली जब हम आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो जुडिशरी बार और बेंच का जो लिंक है, जजेस के साथ जो हमारे इख्तलाफात है वो पैदा होते हैं। हम कभी कभी चीज़ों को इतना पर्सनल ले जाते हैं कि हम क्लाइंट की बजाय खुद लड़ रहे होते हैं। हमारा ये काम नहीं है। ये हमारी बार काउंसिल्स को ये समझना चाहिए कि एटलीस्ट आप लॉ को पढ़ें, लॉ को लीड करें, ना कि पर्सनल चीज़ों में घुस जाए। बार की क़यादत पर सवालिया निशान, बार कमजोर, बेंच और बार के तजादात आमने सामने,
हल क्या है? सर हल 1947 से वकला चल रहे हैं, कालिद मोहम्मद जनाबी वकील थे। लेकिन तब- पेज पर नहीं है। नहीं सर, एक पेज पर पॉलिटिकली जैसे बेसिकली है। मैं अब ओपनली अगर बात करूं तो ये जो हमारी पीटीआई का वर्ड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वर्ड ने वकला को भी तकसीम किया है, लोगों को भी तकसीम किया है, डिफरेंट आइडियोलॉजी को तकसीम किया। मैं पीटीआई को उस सेंस में पसंद नहीं करता। राइट। ये मेरी क्योंकि मीडिया पे रिकॉर्ड है कि 20 साल बाद भी यही स्टेटमेंट करनी है। मेरी अपनी नाकस जो इलम है, नाकस इलम में यह है कि पीटीआई ने वकला को भी तकसीम किया, जिसकी वजह से वकला डिवाइड हो गए। डिवाइड हो गया। ये फिर पार्टी नून लीग क्यों हो जाना, वकला और ये वो प्रोफेशनल ग्रुप, इंडिपेंडेंट ग्रुप, ये एक हुसन है पॉलिटिक्स का ना। लेकिन जब आप किसी ऐसी पॉलिटिकल जमात की रिप्रेजेंटेशन करना शुरू कर दें कि वो गलत हो रहा है, वो सही हो रहा है, हमारा काम है केस प्लीड करना, ला के आपके ख्याल में टैक्स ना देने वालों को नेट पे कैसे लाया जाए? सर इसके लिए तो हम बेतहाशा रिकमेंडेशंस दे चुके हैं, डिपार्टमेंट को कह चुके हैं, जरूरत की नजर हो जाती है। चेयरमैन साहब को कह चुके हैं कि सर आपको नहीं आता हमें बुला लें, अगर आपको टैक्स पेयर बढ़ाने हैं तो हमें बुला लें प्लीज। तो इस साल भी देखें, डिजिटलाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। आपने अगर डावो बस की टिकट खरीदनी हो, फैशन मूवर की बस खरीदनी हो, तो आप ऐप से डाउनलोड करते हैं। आपने रेलवे की टिकट खरीदनी हो, आप ऐप रेलवे की खोलते हैं, पाकिस्तान रेलवे की, वहां अपनी सीट बुक करके पेमेंट कर देते हैं। अरे भाई, जो पेमेंट कर रहे हैं उनका डाटा है आपके पास। जी बिल्कुल। आपके पास 40 लाख टैक्स पेयर क्यों है 26 करोड़ में से? वाई? हम खुद उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मसला ये है, एफबीआर नेवर वांट कि हमारा टैक्स पेयर बढ़े। एफबीआर का चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आता। आपकी नजर में चीफ कमिश्नर से लेकर इंस्पेक्टर तक करप्शन में मुलविस है? नहीं, ये इतनी ओपनली बात करना तो मुनासिब नहीं होगा कि सारे करप्शन में मुलविस हैं। सर आप डरते हैं क्या? नहीं, डरने की बात सर नहीं, हम देखिए बहुत से ऑफिसर्स को मैं जानता हूं। यूनिफॉर्म है। नहीं सर, यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म के कुछ तकाजे भी हैं। मैं बहुत से ऑफिसर्स को जानता हूं जो बड़ी मेहनत करते हैं। जी। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी रिश्वत खाते हैं। सिस्टम इस तरह का बोगस है कि यूनिफॉर्म रिकवरी करे वो ऑफिसर, वो ऑडिट करे, वो नोटिस का रिप्लाई करे, वो ऑफिसर्स की कॉल्स अटेंड करे। आपके ख्याल में सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? सर सिस्टम को दुरुस्त करने का एक ही तरीका है कि आप ऑफिसर को इंडिपेंडेंटली जुडिशियल माइंड अप्लाई करने दें। वो अपने ऑर्डर का जवाब दे भी हो। फिर ये नहीं है कि उसको जो मर्जी कर दे। उन्हें भाई ये तेरा केस है, हमें तुमसे रिकवरी नहीं चाहिए। यहाँ तो भाई मंथ एंड से 15 दिन पहले लेटर आता है अफसर को कि मुझे 30 तारीख को इतने पैसे चाहिए। वो बेचारा आपके ऑडिट को सही करेगा, आपकी कंप्लायंस को सही देखेगा या रिकवरी को देखेगा? बिल्कुल। उसको अपनी नौकरी कराने पड़े होते हैं। तो ये आपकी नजर में टैक्स चोर कौन और टैक्स चोरी कहाँ होती है? टैक्स चोर कौन और टैक्स चोरी कहाँ हो रही है? सर टैक्स तो हर बंदा दे रहा है, आप भी दे रहे हैं, ये छोटा बच्चा भी दे रहा है, मैं भी दे रहा हूं। टैक्स चोरी कहीं नहीं हो रही। टैक्स की कलेक्शन प्रॉपर रिपोर्ट नहीं हो रही। ये स्टेट का पार्ट है। हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में इतने ज्यादा टैक्सेस ले रहे हैं कि हम सांस लेने पर भी टैक्स दे रहे हैं। सॉरी टू से। जी बिल्कुल। तो ये तो बात गलत है कि आप चोर है, मैं चोर हूं, वो चोर हो। चोरी कोई नहीं है। जो टैक्स कलेक्ट होता है उसकी रिपोर्टिंग सही नहीं होती। कलेक्शन के हवाले से शॉर्टफॉल जिम्मेदार कौन? इसमें एफबीआई जिम्मेदार है, कंप्लीटली जिम्मेदार तो सर बात तो ये आ गई ना कि मुलविस है ना करप्शन में। करप्शन में मतलब करप्शन होती है और तरह की। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ एफबीआई हाउ रिस्पॉन्सिबल। स्टील सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, कोल सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, हमारा आईटी सेक्टर है। हमारे ऑफिसर को डिजिट के साथ सिवाय एलटीयू के अलावा बाकी जुरिडिक्शन एरिया वाइज दी जाती है। उसके एरिया में एक बड़ा यूनिट है, 50,000 छोटा टैक्स पेयर है, उसकी कलेक्शन होती है बड़े यूनिट को ही तंग किए रखो, क्योंकि उससे मैक्सिमम कलेक्शन हो रही होती है। जी। अब पिछले 5 सालों से ये ऑटो कलेक्शन का सिस्टम है कि हम एडवांस टैक्सेस दे रहे होते हैं, मोबाइल पे टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर्टी पे टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल पे टैक्स दे रहे हैं, बिजली के ऊपर टैक्स दे रहे हैं,
हम अपनी रोजमर्रा चीजों पे टैक्स दे रहे हैं, यूनिलीवर पे टैक्स दे रहे हैं, हम यूटिलिटी आइटम सोप है, शैम्पू है, कॉस्मेटिक्स है, उस पर टैक्स दे रहे हैं। तो अब तो ऑटो कलेक्शन टैक्स है, तो फिर एफडीआर के कलेक्शन का इतना मकसद नहीं होना चाहिए। बट मसला यह है कि उससे जब रिकवरी ली जाती है, 147 में लॉन्च कर दिया कि हर 3 महीने के बाद अफसर को ये लाले पड़े होते हैं कि मैंने 147 इशू करना है। एफबीआर ने माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक बेताशा स्कीमें लॉन्च की, ताजिर और बिरादरी पॉलिसी आई, वो पूरी तरह नाकाम हुई। अब एक स्कीम आ रही है ट्रेडर्स के हवाले से, क्या ये कामयाब होगी? सर देखें, इस ट्रेडर को तो मैंने इस बाकायदा पूरा प्रोग्राम करने का सोच रहा हूँ। मैं बेसिकली चैम्बर को रिप्रेजेंट भी करता हूँ, इस्लामाबाद चैम्बर को। जिस चैम्बर पर भी सवाल निशान है। नहीं सर, ये तो बड़ी अजीब सी स्कीम आ गई है कि आप जितने भी शॉपकीपर हैं वो अपना सादा रिटर्न देंगे। अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कोई ये बताने वाला नहीं है कि भाई जब उसने टोटल परचेज सेल डालनी है, उसके लिए सेल लेजर होता है, फिर उसने परचेज डालनी है, परचेज लेजर होगा, फिर उसने अपने एसेट्स डालने हैं तो एसेट्स होगा, फिर दोनों में प्रॉफिट एंड लॉस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिसकी 200 मिलियन की सेल है, ठीक है, 2 करोड़ रुपए की, सॉरी 2 बिलियन रुपीस की, तो वो क्या उसके एक्सपेंस नहीं होंगे? जी बिल्कुल। क्या उसके पास स्टाफ नहीं होगा? क्या वो सैलरीज नहीं पे कर रहा होगा? अरे भाई, ये तो प्रॉपर अकाउंटिंग बैकग्राउंड के बाद जाके एमएसटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने कह दिया कि 25,000 मिनिमम और 10% ऑफ टोटल सेल। अरे भाई, 10% का मतलब है 10%। जी। आप उससे कितना टैक्स ले रहे हैं? सर उसको ये अट्रैक्ट करें कि तुम्हारा ऑडिट नहीं होगा। आपको ये लॉ का नहीं पता कि स्पेशल प्रोविजन ऑफिसर का मौजूद है, वो ऑडिट कर सकता है। ये एमनेस्टी है, एमनेस्टी में वो ऑफिसर नहीं कर सकता, लेकिन अगले साल तो कर सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर की अभी आपने बात की है, 400-600% इजाफा किया अपनी तनख्वाह में। सेनेटर्स, वफाकी वज़रात, पार्लियामेंट, अरकान, सरकारी मुलाजमीन के लिए IMF के पास जाने की क्या जरूरत थी? सर देखें, अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, देखिए ये बहुत नाइंसाफी है एम्प्लॉयज के साथ। ये देखें आपका इन्फ्लेशन कहाँ चला गया है। लोगों की, हम इसका मतलब ये नहीं कि आपकी 10,000 तनख्वाह थी तो अगले साल आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह कर दी तो आपकी तनख्वाह बढ़ गई है। उस जो 90,000 का इंक्रीज दिया गया है वो उसके साथ देखा जाता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग ही 2 लाख पे पहुंच गई है तो आपने 1 लाख सैलरी को क्या करना है? आपकी तो 50% सैलरी कम हुई है। अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी मेकर्स जो है वो किसी और एंगल से देख रहे हैं। अगर तनख्वाहदार तबके को उन्होंने एक अट्रैक्ट किया है स्लैब रेट कम करने का, मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा जो कलेक्शन है वो सैलरी पर्सन देता है, वो भी पब्लिक सेक्टर के लोग देते हैं। आपने उनको भी 32 मिनिमम 35% था तो 32% कर दिया। भाई 32% टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स 29% है कंपनी का। जी बिल्कुल। आप एक सैलरी वाले बंदे को 32% दे रहे हैं। आपने 6 लाख और 12 लाख, मुझे बताएंगे जिसकी 6 लाख रुपए इनकम है साल की, 50,000 रुपये महीना, क्या एक बंदे का घर का किचन चलता है 50,000 रुपये में? आप किधर सोए हुए? आप उसको बढ़ाएं, आप उसको 12 लाख 15 लाख 24 लाख रुपए करें, वो अपनी इनकम को एक्चुअल पोजीशन की तरफ लेके आए। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल की वजह टैक्स कलेक्शन नहीं बल्कि हुकूमती अखराजात हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन साजी में बांग्लादेश और ईरान से ज्यादा पाकिस्तान के पास है। आप क्या समझते हैं कि मुल्की अखराजात ज्यादा हैं या कलेक्शन कम है? सर देखें, आपने ना, मुझे लगता है सवाल जवाब मेरे मुंह में डाल रहे हैं कि खर्चे ज्यादा है और कलेक्शन कम है। सर हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है बलूचिस्तान जी, उसमें इनकम कलेक्शन 0 है, उसमें इतनी ज्यादा कलेक्शन नहीं है। फाटा पाटा है हमारे पास KPK के अंदर, उसको हमने 5 साल की एग्जेम्पशन दी हुई है। KPK है, KPK के अंदर टूरिज्म है, इंडस्ट्री ज्यादा नहीं है। आपकी ज्यादा इंडस्ट्री पंजाब और सिंध के अंदर। अब ये 2 बड़े टैक्स कलेक्टिंग सूबे बनते हैं। अब इन सूबों की जो कलेक्शन है वो उनका शेयर फाटा को भी जाना, KPK को भी जाना, कश्मीर को भी जाना है और उसको भी जाना है, बलूचिस्तान को भी जाना है। तो टैक्स कलेक्शन हमारी उस सेंस में तो कम है कि हमारी स्पेसिफिक पॉपुलेशन जो एक सूबे की है
उसकी कलेक्शन एज कंपेयर एवरेज बलूचिस्तान की कम है, इसी तरीके से केपीके की कम है। लेकिन रही बात हुकूमती अखराजात की, जी ये तो क्वेश्चनेबल ही नहीं है। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनके इतने अखराजात नहीं होते, जी वो तो अपने आप को मजीद आइडियलाइज करती हैं कि हमें अगर एक गाड़ी से भी गुजारा करना पड़े तो हम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये हम क्योंकि आज़ाद हुए हैं गोरे से, जी तो गोरे का कल्चर हमने अडॉप्ट किया है, 20-20 गाड़ियां लेके चलना, तो ये एक मसला मसाइल है, तो हमने उसको फेस तो करना है। सनती यूनिट तबाही के किनारे पर रियल इस्टेट को आगे प्रमोट किया जा रहा है, आगे लाने की वजूहत क्या है? सर रियल स्टेट सेक्टर को तो मैं सेक्टर समझते नहीं हूँ कि वो इतना ज्यादा मुल्क की इकोनॉमी में फायदा देगा। 10 साल 50 साल बाद एक घर की जरूरत पड़ती है, जब बच्चा बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, तो उसको एक प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का यूजर ही 30 साल बाद पैदा होना है, तो आप उस प्रोडक्ट को आज ही खरीद के जमीन पे रखने का क्या फायदा? जी तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न खत्म हो चुके जी हैं, बिल्कुल। हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट खत्म हो चुके हैं। वही ये इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सारा पैसा हमने जमीन में इन्वेस्ट कर दिया। उसका दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि हमारे पास ग्रीन लैंड कम हो रही है, जी क्लाइमेट चेंजिंग आ रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे दरख्त कम हो रहे हैं। पंजाब को छोड़े मरी वाली साइड पे देखिए कितने दरख्त हमने उड़ा दिए हैं, हमने सोसाइटियां काट ली हैं वहां। हम इधर हम बेसिकली डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होता है जो इलाका आबाद ना हो, वो हमारा थर है, वो हमारा झंग से आगे 18,000 वाले इलाके हैं, वहां आप बात करें, वहां नहरें दें, वहां स्कूल दें, वहां यूनिवर्सिटीज दें, वहां एजुकेशन दें। हम ग्रीन लैंड को सारा काट रहे हैं। और उसका वफाकी बजट 2026-27 क्या बजट IMF के प्रोग्राम के फ्रेमवर्क के तहत बनाया गया है? सर कोई बजट IMF के फ्रेमवर्क के बगैर नहीं बनता, सिंपल सा जवाब है इसका। IMF की पूरी इंटरवीन होती है, IMF इसमें विजिट करता है, जी वो अपने बेसिकली जो है ना क्या कहते हैं शेड्यूल को रिव्यू करता है, उसमें गवर्नमेंट अपनी प्रपोजल्स देती है कि इसको रहने देते हैं, इसको कर लेते हैं। मुल्की अखराजात और मुल्की कर्जाजात IMF की कड़ी शराइ, हुकूमतें अपने अखराजात में कमी क्यों नहीं लाती? सर इसका जवाब तो हुकूमत ही दे सकती है कि क्यों नहीं लाती, उनको लाने चाहिए। जी हम तो रिकमेंड यही करेंगे कि एक आपकी बैलेंस शीट है, एक तरफ आपकी टैक्स कलेक्शन है कैपिटल, दूसरा आपके एक्सपेंडिचर है डेबिट साइड। बिल्कुल। तो भाई जब तक डेबिट साइड इतनी ज्यादा होगी तो कलेक्शन माइनस ही होगी। अगर एक बंदे की इनफ्लो इनकम ही 100 रुपया है, वो जब 2,000 रुपया खर्चा करेगा तो 1900 माइनस आएगा। आप उसको अवाम के ऊपर बोझ ना डालें। अगर FBI का पूरा डाटा तब्दील कर दिया जाए तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम आ सकता है? सिर्फ मुआशी इस्तेकाम ढांचे तब्दील करने से नहीं आता, जी मुआशी इस्तेकाम लोगों को एजुकेट करने से आता है। जी दोनों पोर्शन को एजुकेट करना कंपलसरी है। एक ब्यूरोक्रेट को जो अपने आप को बहुत बड़ा अफसर समझता है जी कि मैं CSS करके आ गया हूं, मैंने अब ये कलेक्शन करनी है और मेरे पर इदारे मेरे मतहत हैं। दूसरा वो टैक्स पेयर भी जो समझता है कि मैं पैसे लगा रहा हूं, मैं पैसे दे दूंगा तो लगेगा कहाँ। तो ये दोनों का जो माइंडसेट है दोनों को चेंज करना पड़ेगा। टैक्स देना हर बंदे पर फर्ज है, जी बिल्कुल। उसको देना चाहिए, और टैक्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन स्टेट पर फर्ज है, स्टेट को उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन करनी चाहिए। मसला ये है कि हेल्थ नहीं है हमारे पास, जी एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन फ्यूल क्राइसिस है हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, डेफिनेटली सिक्योरिटी नहीं है। तो ये मसले मिसाइल जब हमारे पास नहीं है तो टैक्स पे भी सोचता है कि मैं इतना टैक्स क्यों लूं। FBI का दरामदी कोटा को गैर कानूनी, इसको कैसे फहाल बनाया जाए? एक्सपोर्ट को जी दरामदी कोटे को। देखिए, एक्सपोर्ट किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है। जी इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ही आपके फॉरेन रेमिटेंसेस, फॉरेन रिजर्व से चलता है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 5 years जी हमारी इंपोर्ट इंक्रीज हो रही है और एक्सपोर्ट डिक्रीज हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। एक बिजनेसमैन एक प्रोडक्ट बनाता है, उसको बिजली ही इतनी महंगी दी जा रही है, फ्यूल दिया जा रहा है, उसको ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ रही है, लोगों की सैलरी कॉस्ट पड़ रही है, उसको फूड कॉस्ट पड़ रही है, तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो 10 रुपए की बजाय 15 रुपए की मैन्युफैक्चर हो रही है। डेफिनेटली वो 16 रुपए की मार्केट में बेचेगा। जब वो इंटरनेशनल मार्केट में 16 रुपए की जाती है तो हमारा बहुत बड़ा कंपेटिटर है चाइना, जी
और बहुत बड़ा कंपेटिटर है इंडिया, जो पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़े हैं और आबादी के लिहाज से भी बहुत बड़े हैं, उनको लेबर भी लो कॉस्ट है। वो अपने प्रोडक्ट को लो कॉस्ट पर प्रोवाइड करती है, क्योंकि बिजली फ्री है चाइना इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर भी बिजली बहुत सस्ती है, तो हम उनको कम्पीट नहीं कर पाते। इसमें गवर्नमेंट ने अभी जो एक्सपोर्टर्स के ऊपर, आपने पिछले साल एक्सपोर्टर की इनकम को मिनिमम नॉर्मल इनकम कर दिया गया था, ये क्या बेवकूफी थी, पता नहीं किसने कहा था। अब इस साल उन्होंने एक्सपोर्टर को ये रिलीफ दिया है, उनको 0.25% पे ले आए हैं। हालांकि एक्सपोर्टर को एग्जाम्प्ट होना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि तुम्हें ये सब्सिडी भी दी जा रही है। पहले टेक्सटाइल सेक्टर को सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन आपका रेवेन्यू भी तो आता था ना, आप मार्केट में छाए हुए थे। हमारी खजूर एक्सपोर्ट नहीं हो रही, हमारा कपड़ा जो टेक्सटाइल सेक्टर का था वो डिस्टर्ब हो चुका है। हम बेसिकली जो है ना, क्या कहते हैं, अपनी जो फुटबॉल इंडस्ट्री है, अभी फीफा हो रहा है, तो हमारा सिर्फ स्वाय फीफा के अलावा फुटबॉल नहीं हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। इनफरादी टैक्स न देने वालों के लिए ATL सरचार्ज की रकम 1000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये रखी गई है। आप क्या समझते हैं कि इससे कुछ इदारों को फायदा होगा? सर, ये जो 2019 में 1000 रुपये का सरचार्ज लगाया गया था, ये हमारे शब्बर जैदी साहब का माइंड था। उससे क्या हुआ कि उन्होंने एक ये लगाया था लोगों को पीनल करने के लिए कि आप रिटर्न टाइम पे फाइल करें। हुआ ये कि 1000 से कलेक्शन होना शुरू हो गई, लोग रिटर्न में टैक्स नहीं देते, 1000 रुपया का जुर्माना पे कर देते हैं। FBR को देखे, FBR ने काम नहीं किया 4 सालों में, उन्होंने ये मेथड कोई नहीं ढूंढा कि लोगों को ये रियलाइज होगी वो अच्छा टैक्स दे, अपनी ट्रू इनकम डिक्लेयर करें। उन्होंने कहा गया कलेक्शन का जरिए ये ना 25,000 कर देते। ये इंतहाई नाइंसाफी है, अननेचुरल एक्ट है, मैं इसको इतना अच्छा एक्ट नहीं समझता। ये इसका क्या फायदा कि आप एक बंदे को, ये देखिए सजा का बिल्कुल ये जूरिस्प्रूडेंस है, लॉ की मिथ है कि पनिश करना का मकसद ये नहीं होता कि आप उसको कलेक्शन का जरिए, पनिश करने का मकसद ये होता है कि वो नेक्स्ट टाइम इस रास्ते पर आए, वो ये जुर्म ना करे, उसको रियलाइज हो। अब आप कलेक्शन का जरिया बना रहे हैं, तो जो 25,000 देगा वो ठीक है, जो जिसके पास 25,000 हो ही ना, वो क्या करेगा? जी। मुख्तलिफ शोबों पर टैक्स की शरह में इजाफे की तजावीज़ चल रही है, आपकी नज़र में कौन से शोबे मुतासर होंगे? सर जी, शोबे इस बार लॉ के अंदर इतने अमेंडमेंट्स नहीं है, और सारे वही पुराना एक्ट है जिसको उन्होंने अपडेट किया, 3.5 से 4 शोबों के अंदर। इसमें IT सेक्टर है, उसको उन्होंने 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। IT सेक्टर को वही 0.25% है। एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश की गई है। सैलरी सेक्टर ये अलार्मिंग है, बस ये वैसे एक निशानदेही के तौर पर उन्होंने बेनिफिट दिया। हालांकि 7% आपने इंक्रीज किया, उधर से 2% आपने टैक्स कम कर दिया, तो वो उनका कलेक्शन कोई 10% होगी। आज लाहौर टैक्स बार में पोस्ट बजट के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, उसमें क्या तजावीज़ रखी गई है? सर, तजावीज़ उसमें अभी फिलहाल यही रखी गई है, ज़्यादा तजावीज़ सेल टैक्स के ऊपर है जी, कि हमारा सेल टैक्स का जो मैकेनिज्म है, ब्लैक लिस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसको ठीक किया जाए। दूसरा जो है, हमारी पेनल्टीज के ऊपर कहा गया कि उसमें सेल टैक्स में भी पेनल्टी बढ़ा दी है, इनकम टैक्स में भी बढ़ाई, सेल टैक्स में भी पेनल्टीज वगैरह बढ़ा दी है। तो उसको उन्होंने देखा गया, डिजिटलाइजेशन जो इस पर पेनल्टी लगा दी गई है कि आप पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल नहीं करते, आप रियल टाइम मैन्युफैक्चरिंग जो मॉड्यूल है उसको जब इंस्टॉल नहीं करते प्रोडक्शन, वो पेनल्टीज है। कोई पेनल्टियां लगाना मकसद नहीं होता, पेनल्टियां डेटरेंस समथिंग एल्स, किसी को सजा देना ये कॉन्सेप्ट और है। लेकिन हम वी आर लिविंग इन मुल्की इदारों में खामियों के साथ साथ बैंक्स भी खामियों में मुलविस हो गए हैं। आजकल बैंक बगैर वजह बढ़ता है, बगैर अकाउंट होल्डर के बैंक अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, अकाउंट होल्डर परेशान है। आपकी नज़र में ये जायज़ है या नाजायज़ है? देखिए, ये बैंक आपके क्लाइंट हो? नहीं सर, मेरे क्लाइंटों के होते हैं, हमें पता है। 2 तरह के होते हैं, एक तो FBR की रिकवरी होती है, इनकम टैक्स की बात करें, दूसरा FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और FMU फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, और CTF काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग। ये 3-4 1-2 इदारे और हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है, ये सारे इदारे काम कर रहे हैं। और इनके विंग है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर।
और 2 साल पहले बैंकों को बाउंड कर दिया गया है कि आपने सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना है। राइट। जब वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करते हैं तो जब वो एजेंसी समझती है जी। उसका अकाउंट बंद कर देती है। दूसरा, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट जो होती है ना, इसका एक नुकसान ये भी है कि अब मैं बैठा हूं, मुझे पेशावर से किसी दहशतगर्द का जी। क्या अकाउंट है, जैस कैश नंबर बना हुआ है, वो मुझे 5,000 रुपये मुझे भेज देता है मेरे अकाउंट में। जी। अब मैं क्या कह सकता हूँ, हमारे साथ से भेज देता है। अब डिजिटल है ना, मेरा अकाउंट पब्लिक है, मेरा डाटा उठाता है, वो मुझे भेज देता है। तो मुझे ये पूछा जाएगा कि आपको ये 50,000 रुपये उस बंदे ने भेजा है, बताओ क्यों भेजा है। अब मुझे क्या पता वो कौन है। यहाँ तो एजेंसी होमवर्क करके इंटरलिंक करे कि मैं उसके साथ मिला हुआ हूँ। जी। पाक ईरान तिजारती अजम हुकूमत 10 अरब डॉलर ले जाने का अज़म रखती है। आप क्या समझते हैं, पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे? जैसा कि देखिए सीज फायर हो गया है यूएसए के अंदर, ईरान के अंदर, जी। और ये बिल्कुल इस खित्ते के लिए बहुत जरूरी भी था, जिसमें हमारे जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने काफ़ी अच्छा किरदार अदा किया है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा किरदार अदा किया है, और ये खित्ते की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी था। जी। अब इसका ये एक और पार्ट है कि हमें भी कुछ, पहले ईरान पे पाबंदियां थी। जी। ईरान हमारा हमसाया तो है ना, तो ईरान पे पाबंदियां थी तो अमेरिकन ने कुछ पाबंदियां उठाई हैं जिससे हम ईरान के साथ ट्रेड कर सकते हैं। डेफिनेटली जब बॉर्डर खुलेगा, हमारा बहुत 900 किलोमीटर का बॉर्डर है। पाकिस्तान का दोस्त, पाक चीन ताल्लुकात, क्या पाकिस्तान को चीन नए कर्जे आसान शराइत पर देगा? सर, चाइना बेसिकली शुरू से ही हमारा दोस्त रहा है। जी। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये नहीं बताया, मैंने सीपैक के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे भी कंसल्टेंसी दी हुई है, तो मैंने चाइनीज को बड़े नजदीक से देखा हुआ है। चाइनीज बड़े प्रोफेशनल है, वो अपने काम के साथ काम रखते हैं, बिजनेस को बिजनेस समझते हैं। वो कर्जों, पहले भी उन्होंने कर्जे दिए हैं, वो ऐसा इशू नहीं है। अगर उनको बेनिफिट नजर आता है फिर वो कर्जे देते हैं, अदरवाइज वो कर्जे नहीं देते। आपकी नजर में कर्जों से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है? कर्जों से सर एक ही तरह जान छुड़ाई जा सकती है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कम से कम हो, वो एक्सपोर्ट से होगा, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। हम ह्यूमन एक्सपोर्ट करने वाले बड़े मुल्क बनने में जा रहे हैं। अब ह्यूमन एक्सपोर्ट का मतलब, मैंने एक प्रोग्राम में कहा भी था कि इंसान एक्सपोर्ट करना इंतहाई डेंजरस फॉर अस। हम 10 लाख बंदा एक्सपोर्ट कर चुके हैं, वो भी ब्रेन। अब एक बंदा डॉक्टर बनता है, एक बंदा वकील बनता है, एक बंदा इंजीनियर बनता है, भाई उसको 16, 17, 18 साल लग गए हैं। वो इसी रोड पे चला है, इसी हॉस्पिटल से उसने मेडिसिन ली है, आप ही के टैक्स के पेपर से पढ़ा है, आप ही सरकारी यूनिवर्सिटी सरकारी कोटे पे पढ़ा है। अब उसका काम है हमें सर्व करना है, वो यहाँ से बाहर जा रहा है, वो जो ब्रेन ड्रेन होता है वो हमारा नुकसान होता है। एक लेबर है हमारी, वो अगर बाहर जाती है तो वो वहां से, वो यहाँ डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ओवर है हमारे पास पॉपुलेशन जो ऐसे, तो वो वहां से जब रेवेन्यू भेजे तो वो मुल्की मैशत के हवाले से, मुल्की मैशत की पायदार तरक्की के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाए? मुल्की मैशत को अगर हमने डेवलप करना है तो सबसे पहले तो हमें ये जो हवाला हुंडी का सिस्टम है, ये जो हमारे क्या कहते हैं मनी चेंजर्स हैं, इनको खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। दूसरा, हमारे बैंकों को इतना डिजिटलाइज कर देना चाहिए कि हमारी फॉरेन पेमेंट्स में आए, हर करेंसी में आए। दरअसल हमारे ये जो मनी चेंजर का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे डॉलर के अलावा बैंक किसी और करेंसी में इस्तेमाल, यूज 3-4 करेंसी के अलावा किसी और मुल्की इदारों में जो कड़ी भेड़ियां बैठी हैं, सियासी कल्चर पाया जा रहा है, ठेकेदारी निज़ाम मौजूद है, कैसे पाक किया जाएगा? सर, ये एक दिन में तो ये पाक नहीं है, ये 1947 से चल रहा है। ये काली भेड़े जो है वो आज पैदा नहीं हुई, मेरे पैदा होने से पहले की बैठी हुई है, और मुझे लगता है आपके पैदा होने से भी पहले की है। ये जागीरदाराना जो निज़ाम है, वडेरे का बेटा आगे वडेरा, वडेरे उसका बेटा आगे आगे। आपको पता है डीपीओ साहब चेंज हो गए, एक एमपीए के बेटे को गेट लॉस्ट करने पे। तो अगर एक सीएसपी, एक पॉलिटिकल बंदे का बेटा उसको चेंज करवा सकता है, तो कहाँ है हमारी ब्यूरोक्रेसी? दे आर इंडिपेंडेंट, एग्जेक्टिव्स आर द इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ द स्टेट। तो वो एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव ने भी एक उसके माइंड में खराब तो उसे वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करने दिया। तो ये कल्चर जो है बेसिकली, ये जो सीएसए एकेडमी है, ये वहां से उसको
एजुकेशन देने की जरूरत है, उससे भी पहले उस स्कूल में उसको एजुकेशन देने की जरूरत है कि आपने ह्यूमैनिटी। बीच में 4 सूबों का जिक्र किया पाकिस्तान के, क्या सूबे पाकिस्तान की मैशत के लिए कोई नूर का किरदार अदा कर सकते हैं? सर सूबे ही तो है हमारे पास, कैपिटल तो बहुत छोटा सा है। जी सूबे ही किसी भी मुल्क के, जी नॉट इन पाकिस्तान, हर मुल्क के जो सूबे होते हैं उसके पार्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी अपनी अपनी टेरिटरी की जिम्मेदार है। जी। तो ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अपने लेबर दे सकते हैं, अपने एक्सपर्ट्स दे सकते हैं, अपने एजुकेशनिस्ट दे सकते हैं, ब्रेन एक्सचेंज हो सकता है, नॉलेज शेयरिंग होती है, यूनिवर्सिटीज की कोलैबोरेशंस होती है, इदारों की कोलैबोरेशंस होती हैं। तो ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सियासतदान हो या स्टेट, ब्यूरोक्रेसी हो या अवाम, एक पिच पर आकर मुल्क की तरक्की के लिए क्यों समझौता नहीं करते? सर अब वक्त मुझे लगता है आ गया है, अभी जो है ना, अब उस तरफ आना शुरू हो गए हैं, सिंगल एजेंडे पे काम होना शुरू हो गया है। वो एजेंडा कोई भी दे, अब पॉलिटिक्स में नहीं भाग सकते, ब्यूरोक्रेट्स में नहीं भाग सकते। ईरान अमेरिका जंगबंदी, पाकिस्तान को जो पोजीशन हासिल हुई है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अपने सफारती ताल्लुकात मजबूत बनाने में कामयाब होगा? ईरान के साथ सर डिप्लोमेटिकली तो हम शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। हमने इंडिया को तो कई बार शिकस्त दी है। हमारी जो क्रिकेट चल रहा है, नहीं, क्रिकेट तो हमारे लिए बनी नहीं है ना, हमारे लिए जंग ही बनी है। हम जंग ही लड़ेंगे। तो जिसमें क्या कहते हैं, जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेट्स हैं हमारे डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हुए हैं, वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और हमने माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी हर मुल्क में गए हुए हैं, लॉट ऑफ ड्यू टू पॉपुलेशन, तो हमारा हर मुल्क से अच्छा ताल्लुक है और हम उनके साथ काम करते हैं। हम पॉलिटिकली उनको, इकोनॉमी के लिहाज से अच्छा नहीं है। देखिए इकोनॉमी जो है ना सर, वो आज से खराब नहीं हुई। आप इस बात को थोड़ा सा रियलाइज करें, ये 1980 से खराब होना शुरू हुई है, जब 1973 में प्राइवेटाइजेशन हुई थी, फिर नेशनलाइजेशन हुई, फिर प्राइवेटाइजेशन हुई। ये जो तजर्बे होते आ रहे हैं पाकिस्तान के साथ, आज भी हम उन्हीं का खमियाजा भुगत रहे हैं। फिर 1956 के बाद हमारी इकोनॉमी सही भी नहीं हो सकी। जी बिल्कुल। तो ये मसले मसाइल है, उसका ताल्लुक डिप्लोमेसी से नहीं है। हर बंदा अपनी जॉब का जिम्मेदार है। जैसे मैंने कहा कि वकला का काम है प्लीडिंग करना, लॉ को पढ़ना, अपना हक अदा करना, ना कि किसी सियासी पार्टी का हिस्सा बन के रोड बंद कर देना, किसी को बैंगन निकाल देना, ये तो काम नहीं है हमारा। क्या आप हुकूमत वक्त की खिदमत से मुतमईन हैं? सर हुकूमत वक्त की खिदमत से कभी भी कोई भी मुतमईन नहीं हो सकता। स्टिल अभी भी कुछ डेफिशिएंसीज तो है, और डेफिशिएंसीज हर बार हर दौर में होती है। खुश आइन बात हुकूमत की ये है कि एटलीस्ट उन्होंने पब्लिकली चीजों को सीधा करने की कोशिश स्टार्ट की है, चीजों को डिजिटलाइज एटलीस्ट सोच रहे हैं कि हमने ये करना है। तो ये हर अच्छे काम का जो इसमें होता है स्टार्ट, वो सोच से होता है। क्या पाकिस्तान आपको रोशन नजर आता है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी भी पाकिस्तान को छोड़ के जाने के मूड में नहीं हूँ, और मैं दोस्तों को भी कहता हूँ कि बाहर जाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि जितना ब्राइट फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर है और जितना लैविश लाइफस्टाइल है पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल जो एंजॉय करते हैं, कहीं भी नहीं कर सकते। कश्मीर पर बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम आज़ादी। कश्मीरी अवाम अपने हकूक़ से महरूम, आज़ादी के मुंतज़िर है। आपके तजर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? सर मसला कश्मीर का हल सबसे बेहतर कश्मीरी अवाम की राय है। वो हमारे भाई हैं, और जब भी हम कश्मीर जाते हैं, मुझे दुनिया में, चलो दुनिया को चलो छोड़े, पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत जो जगह लगी है, दिल से बोल रहा हूँ, वो कश्मीर लगी है। कश्मीरी मुजाहिदीन की बेतहाशा कुर्बानियाँ, सिफारती ताल्लुकात नजर नहीं आते, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बनी हुई है। हल क्या है? सर इस पे देखिए, दोनों एटॉमिक पावर्स हैं, इंडिया भी और पाकिस्तान भी, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फोर्सेस फ्रंट लाइन पे बैठी हुई हैं। हमारा जो कश्मीर है, जो हमारे पास है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुशहाल है एज कम्पेयर टू अदर उनकी निस्बत।
हमारे पे ज़्यादा फोर्सेस नहीं होती, हम ज़रा अब हमारे बड़े खुश लोग हैं, और बहुत से कश्मीरी बाहर भी गए हुए हैं और रेवेन्यू भेज रहे हैं माशाल्लाह। तो सिफारती जो ताल्लुकात हैं उसमें एफर्ट्स तो हो रही होती है। अब होता है जिस दिन 370 लगा था, अभी भी वो जो हमारा इस्लामाबाद का पॉइंट है वहाँ टाइमर लगा दिया गया था कि इतने घंटे इतने मिनट हो चुके हैं। तो विसल ब्लोइंग तो पाकिस्तान हर स्टेज पे हर फोरम पे करता है, एहतजाज भी करता है। मोदी सरकार का अंधा काम कश्मीरी लीडर यासीन मलिक जिंदगी और मौत की कश्मकश में जेल में कैद हैं। मिसाल मलिक इंसाफ की फरहमी के हवाले से आपके पास तशरीफ लाती हैं, इंसाफ का तकाजा करती हैं। आप क्या समझते हैं कि मिसाल मलिक की काविशें रंग लाएंगी? देखिए जी, यासीन साहब ने जितना पॉलिटिकली अपने आप को सर्व किया है कश्मीर के लिए, तहरीक का हिस्सा रहे हैं और माशाल्लाह उन्होंने इतना काम किया है जी। अब मिसाल मलिक जो है वो पाकिस्तान को रिक्वेस्ट तो कर रही है, जी। पाकिस्तान अपने एंड पे तो जरूर कोशिश कर रहा होगा इंटरनली, मैं तो जो समझता हूँ, मेरे पास इतनी करेक्ट न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी पॉलिसी है वो किसी भी मजलूम को बचाने के लिए जरूर काम करती है। फिर माशाल्लाह से मुनीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हाल ही में कश्मीर को उजागर किया है और आलमी सतह पर आवाज़ भी बुलंद की है। आप क्या समझते हैं कि इन दोनों लीडरान की वजह से मसला कश्मीर पर कोई असरात मरतब होंगे? सर डेफिनेटली होंगे। आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो स्पोक्स पर्सन है, हमारे फील्ड मार्शल की जो आवाज़ है, उनकी तो एक लफ्ज़ पे को लोग इजी नहीं लेते, बड़ा सीरियस लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका इफेक्ट पड़ा हुआ है और कश्मीर हमारी शारग है, कश्मीर हमारा बहुत खूबसूरत आज़ाद कश्मीर पे बात करते हैं सर। आज़ाद कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में आपकी क्या राय है? सर देखिए, मौजूदा हालात में पॉलिटिकली तो मोब होता है, यंगस्टर्स जनरेशन गैप है ना, तो एक जो उनकी पार्टी बनी हुई है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो क्या कहते हैं वायलेंस की शिद्दत इख्तियार कर दी। पॉलिटिक्स में वायलेंस नहीं होता, पॉलिटिक्स का जवाब पॉलिटिक्स से दिया जाता है। तो हमारे जितने भी वहाँ यंगस्टर्स हैं उनको यही मेरा आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैसेज है कि आप पॉलिटिक्स करें, आप तशद्दुद की तरफ ना आए। स्टेट से आप तशद्दुद नहीं कर सकते। कश्मीर के आम इंतखाबात से कबल रावला कोर्ट में जो सानिया पेश आया है और एक्शन कमेटी का मुतालबा सामने आया है कि 12 सीटें पाकिस्तान की खत्म की जाएं, इसकी तहकीकात बनती हैं या एक्शन कमेटी के मुतालबा ठीक है? सर देखें, जो शहादतें हुई हैं जी, वो हमारे फोर्सेस के जवानों की हुई हों या हमारे कश्मीरी जवानों की हुई हों, तहकीकात तो बनती है। देखें, ट्रांसपेरेंसी इज अ कंपल्सरी बेसिक पार्ट। किसी भी सिस्टम को आप अनहर्ड या अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात, ये मुहाजिरीन की जो 12 सीटें हैं पॉलिटिकली, मैं ये समझता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की होनी चाहिए। मेरी ये ओपिनियन है। बाकी जो पॉलिटिकल लीडरान है, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन तो नहीं होना, लेकिन यह है कि रिप्रेजेंटेशन होने का मकसद ये होता है कि वो बंदे आपके साथ मिलके भाईचारे के साथ लेजिस्लेशन हिस्सा पार्टी की बॉडी का हिस्सा बनते हैं। आपने कहा मिनिस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए, तो वो आपकी पार्लियामेंट जो कश्मीर की आजाद पार्लियामेंट है उसका राइट है किसको मिनिस्टर बनाए किसको ना बनाए। उसमें आपके ख्याल में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार? सर मैं तो ये कहूँगा जो कश्मीरी अवाम कहेगी वही होना चाहिए। पाकिस्तान अभी भी वो पाकिस्तान का हिस्सा है। देखिए, वो हमारे भाई हैं, अल्लाह पाक उनको और नवाजे, उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं और जो उनकी अवाम का जो राइट होता है उनको मिलना चाहिए। पाकिस्तान का हमेशा से वो हिस्सा ही है। पाकिस्तान से वो कभी, बल्कि पाकिस्तान की वो डिफेंस करते हैं माशाल्लाह। जब खुदा ना खासा हमारे ऊपर कोई मसला आता तो फ्रंट पे हमारे कश्मीरी खड़े होते हैं, तो सबसे ज्यादा बॉर्डर वही खोलते हैं, कश्मीर वाला खोलते हैं। कश्मीर न्यूज चैनल की सालगिरह 20 जून 2026 को इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रही है, जिसकी सरबराही जस्टिस इबादुर रहमान लोधी साहब फरमा रहे हैं और साबिक चेयरमैन FBI जनाब अब्दुल्ला यूसुफ साहब मेहमान खुसूसी हैं। इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, कश्मीरी अवाम को तो पैगाम हमने क्या देना है, कश्मीर न्यूज की सालगिरह है जी। तो माशाल्लाह आप देखें, आपने कश्मीरियों के बारे में कितने ओपनली क्वेश्चन पूछे, आप उनकी आवाज बन के बैठे हुए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि वो आपकी खुशी में शरीक, आपकी खुशी को सेलिब्रेट करें और अल्हम्दुलिल्लाह आपने कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है
उनको रिप्रेजेंट ना किया हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका नाम भी कश्मीर, प्रोग्राम का नाम भी कश्मीर के वर्ड से है। कश्मीरी आपको चाहिए, आप खुशी में शामिल हो इंशाल्लाह। कश्मीरी अवाम को आपका पैगाम थोड़ा बहुत। मेरे भाई हैं आप सारे, अल्लाह पाक आपको और नवाजे, सियासत को सियासत तक रहने दें, ये जो वायलेंस है इसको थोड़ा सा प्लीज कंट्रोल करें। फोर्सेस भी हमारी हैं, पुलिस भी हमारी है, आप भी हमारे हैं, हम भी आपके हैं। हम भी आपके हैं और हम हमेशा दिल से आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर।